जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आई पर। तो दोस्तों फाइनली आपके लिए मैं बीएसएफ एचसीएम का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके फिजिकल अभी चल रहे हैं, मई तक फिजिकल चलेंगे, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आ गया हूं मैं आपके लिए। कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, वो सारी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया, बहुत ही आपके लिए एफर्ट्स डाले हैं मैंने कि जो भी मेरे भाई है, जो भी है, उन सभी का सिलेक्शन हो इस बार, और उनके जो भी उनका ड्रीम है कि हमारी वर्दी का ड्रीम है वो सबका पूरा हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कर लेना। बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक वीडियो में आपके लिए बनाया है ये। इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर की है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इसमें कवर की है, कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, ओनली 3 मंथ मेरे साथ स्टडी करनी है, 3 मंथ। अब इस 3 मंथ में मैं आपको इतनी गाइडेंस दूंगा, इतने टारगेट जो भी है, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ मेरे को फॉलो कर लिया तो 100% आपका इस बार भी ये सब एचसीएम का जो सपना है वो 100% सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी एज लगभग 20 से 25 के बीच में होगी, और इस उम्र में आपको कोई भी है जो 20,000 रुपये भी नहीं देगा बाहर, अगर आप कहीं और कहीं करोगे तो। इसमें डायरेक्ट सेलेक्ट होते ही आपकी 50,000 इन हैंड सैलरी आने लग जाती है। यानी ट्रेनिंग टाइम में थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग टाइम के बाद आपका अच्छा खासा अमाउंट है जो 50,000 के अप्रोक्स मिल जाता है। और आपको पता है 2026 1 जनवरी से 8वां वेतन पे भी लग जाएगा, 8th पे कमीशन। तो फिर आपकी और ज़्यादा सैलरी वो हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास कि आप एक रेपुटेड जॉब भी है बीएसएफ एचसीएम, डायरेक्ट हवलदार भर्ती होगे, मिनिस्ट्री में भर्ती होगे। और आपको पता है अभी दो ही चीज़ का सिक्का चलता है, अभी कम्युनिकेशन का और मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो चलो मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या क्या मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि भाई हाँ वीडियो में होने वाला क्या क्या है, कैसे ये वीडियो सबके लिए यूनिक है। सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें हैं जो जीरो लेवल से बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पढ़ना है। जो भी मैं आपको आज से रूटीन वाइज टारगेट दूंगा वो एकदम जीरो लेवल से दूंगा, यह नहीं कि हाई लेवल से। जो बिगनर है उनके लिए भी, और जिनका ए हो गया है, जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन सब के लिए ये वीडियो है। गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी पढ़ने से कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता, कुछ उसकी गाइडेंस भी होनी चाहिए, उस कुछ उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ही उसका सिलेक्शन होता है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट है जो फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम परसेंट, यानी लगभग 1% या 0.8% का ही सिलेक्शन होता है। तो वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों, आप कितना ही पढ़ लो, जब तक रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कभी भी अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं रिवीजन का सही तरीका क्या होता है, वैसे रिवीजन का सही तरीका होता है 1 3 7 4, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 3 7 4 का जो फॉर्मूला है वो क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखनी है, वो मैं आपको सारी इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। पढ़ाई के अलावा क्या ज़रूरी होता है सिलेक्शन में, यह सब चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस आपकी सिलेक्शन में का मेन रोल निभाने वाला वो है डेली टारगेट, जो मैं आपको दूंगा। और हर वेडनेसडे को और हर संडे को हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाएंगे। जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपका कितना स्कोर रहा, सभी कैंडिडेट का कितना स्कोर रहा, कौन से टॉपिक में आपको यानी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, यानी हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे अच्छा वीडियो, इससे अच्छी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके लिए ही बनाई है। ठीक है, ये तो है नहीं कि मेरे को कोई आप पैसे दे रहे हो, पैसे तो आप दे नहीं रहे ना, मैंने ओनली आपकी हेल्प के लिए बनाई, ताकि हाँ जो भी
कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट है जिसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उसको सही गाइडेंस देने के लिए मैंने ये एक आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई है आपकी बीएसएफ HCM की। तो चलो मैं आपको सबसे पहले तो ले चलता हूँ अपना वीडियो में। अब आगे चलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, सबको पता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश में से एक, और कंप्यूटर। सभी 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ये उनके लिए जो बिगनर है, क्योंकि वैसे सभी को पता रहता है, लेकिन एक बार मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कि करना क्या है। प्रत्येक 20 मार्क्स का है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए, और टाइम है 1 आवर 40 मिनट, यानी 100 ही मिनट है। 100 क्वेश्चन है, 100 ही आपके पास मिनट है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। इस पैटर्न से मैं यही बताना चाह रहा था कि 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना। ये जो भी, अगर ये वीडियो लॉन्ग भी होता है ना, तो इसको वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। अब सबसे पहले तो क्या होता है आपको मैं बता दूं, अभी आप यहाँ खड़े हो, यहाँ तो नहीं हो क्योंकि आपने फिजिकल पार कर लिया, तो आप यहाँ पर पहुँच गए हो, अभी यहाँ पर हो आप। एक स्टेप तो आपने अप ले लिया, लेकिन अभी क्या होगी आपको पता है। पार्टी होती रहती है, कहीं शादी होती रहती है, कहीं ट्रिप पे घूमना जाना रहता है, कहीं कभी दिमाग में आता है यार बिजनेस कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, बिजनेस बहुत अच्छा आइडिया होता है, मैं ये नहीं कहता बिजनेस खराब है, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। और बिजनेस करने के लिए पैसे ज़रूरी, तो पैसे आपको पहले कमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी डिस्ट्रक्शन आते हैं आपके रास्ते में, ये है आपके बीएसएफ HCM का जो फाइनल रास्ता है। इसमें ये आएंगे, पार्टियां भी आएगी, शादियां भी आएगी, ट्रिप भी आएंगे, बिजनेस के आइडिया भी आएंगे। अगर आपने इन रास्तों में जैसे यहाँ तक पहुँचे आप, फिर आपने बिजनेस का आइडिया चूज कर लिया, तो आपका ड्रीम यहाँ तक पहुँचने के में बहुत कम डिस्टेंस बची थी, लेकिन आप अपने रास्ते से भटक लिए। इसीलिए बोलता हूँ कंसिस्टेंसी बहुत अनिवार्य है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपने, तो आप कभी भी अपने जो आपका सपना होता है, जो भी अचीव करने का ड्रीम होता है, उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात तो यही है कि भाई हम नौकरी क्यों लगना चाहते हैं, यानी हमारा क्या उद्देश्य है नौकरी लगने का। नौकरी लग के क्या करोगे, ये चीज़ हमेशा अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लेना कि मैं नौकरी क्यों लगना चाहता हूँ। क्यों? मम्मी पापा के लिए लगना चाहता हूँ एक तो, क्योंकि जो माता पिता आपको इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो भी तो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं भाई हमारा जो भी लड़का है लड़की है वो एक अच्छा करे, जिससे हमारा समाज में ना हो, हमें एक उनको एक यानी खुशी फील होती है, एक प्राउड फील होता है कि भाई हमारा बेटा सक्सेस हो गया। माँ को अच्छी लाइफ देने के लिए, माँ बापू को अच्छी लाइफ देने के लिए, भाई आपको पता है कई नौकरी की तैयारी कौन करता है भाई, जो करोड़पति है वो तो नौकरी की तैयारी कभी करता नहीं। मिडिल क्लास फैमिली का जो भी कैंडिडेट है वही आपको पता है जॉब की तैयारी करता है। तो ये तो है नहीं कि आपके घर में करोड़ रुपए पड़े हैं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है आपकी, 2-2 फॉर्चूनर पड़ी है, वो तो है नहीं। मिडिल क्लास से तभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो आपकी घर की कंडीशन को आपको अच्छा बनाना है, फैमिली की कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए आपको नौकरी लगना है। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि माता पिता के लिए और घर की कंडीशन अच्छी बनाने के लिए मुझे नौकरी लगना है, ठीक है। क्या करोगे अब, एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछना अपने आप से कि भाई मैं सैलरी से क्या करूँगा। सैलरी से क्या करना है, माता पिता को कहीं घुमाना। आपको पता है आपके माता पिता जो इतने दिन से काम कर रहे हैं, किसान है, लगभग के किसान ही होते हैं, ठीक है। कितना वो आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं, कैसे वो आपके लिए कमाई करते हैं, एक एक पैसे कैसा कमाते हैं, ठीक है। तो उनको भी तो घूमना है, उनके भी तो शौक होते हैं, लेकिन वो अपने शौक को पूरा नहीं करके ये सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को पढ़ाए जिससे उसका ड्रीम पूरा हो सके। तो अपने माता पिता के लिए हमेशा पढ़ना, और चाहे किसी के लिए पढ़ो या ना पढ़ो, निस्वार्थ प्यार ओनली माँ बाप ही करते हैं, ठीक है। अपने शौक पूरे करने के लिए, घर बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें अगर अचीव करनी है तो आपको एक्शन क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट बिना मेहनत करे आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 महीने आपको कंसिस्टेंट रहना है मेरे साथ। अगर आप 3 महीने, मैंने जैसे बोला
मैं जैसे डेली टारगेट देता हूँ उसको डेली आप कंप्लीट कर लिए तो आपका वर्दी का सपना है वो 100% पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो बिगनर्स के लिए मैं बता दूँ बिगनर्स को क्या करना है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की नहीं है। क्योंकि वैसे तो देखो लगभग कैंडिडेट है जिनकी तैयारी होती है थोड़ी बहुत, किसी की 40% होती है, किसी की 50% होती है, 60% होती है, 70% होती है, 90% किसी की नहीं होती, ना 100% किसी की होती है। ठीक है, तैयारी तैयारी 80% तक ही होती है। तो किसी की 40% है, किसी की 50% है, किसी की 60% है, किसी की 70%। तो जो भी कैंडिडेट बिगनर है वो क्या करे, एक कोई सा भी एक बैच खरीद ले। अब बैच खरीदना है तो ये नहीं कि बैच को जैसे रिकॉर्डेड बैच ले लेना आप, क्योंकि 3 महीने में लाइव बैच लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 3 महीने में फिर कोर्स ही नहीं होगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है आपको, एक बैच खरीदना है कोई सा भी। ठीक है, बैच खरीद के क्या करना है, जैसे माना कि आपकी क्लासेज चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, फिर रीजनिंग की क्लास चल रही है, फिर इंग्लिश की क्लास चल रही है, फिर जीके की क्लास चल रही है। तो मैथ में ये तो है नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको मैथ के सारे टॉपिक ही नहीं आते। भाई अगर सारे टॉपिक नहीं आते तो आपको आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। और एकदम कुछ भी नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं करो। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है तो आपको क्या करना है। क्योंकि बिल्कुल जीरो है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो वैसे कम रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक अच्छी गाइडेंस दूंगा लास्ट में कि हाँ आपको क्या करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे आपने मैथ की क्लास ले रहे हो, रीजनिंग जीके इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, तो इसमें क्या करना है, जैसे माना कि आपको मैथ में डिस्टेंस टाइम टाइम और डिस्टेंस वाला जो है चैप्टर है वो लगभग कैंडिडेट को आता ही है। इस ऐसे ही सिमिलर टॉपिक होते हैं जो इजी है, जो आपको आते हैं, उनको आप नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SCI हो गया, SI हो गया, इनको करना है। क्योंकि ये टॉपिक क्या है आपको पजल लगते हैं थोड़े, तो इन टॉपिक्स को आपको कोर्स से करने और बाकी जितने भी चैप्टर है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ का ये हो गया। अब मैं रीजनिंग का बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं पूरी चीज़ें आपको गाइड कर देता हूँ एक बार कि आपको कैसे क्या करना, लास्ट में मैं बता दूंगा हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद साथ साथ आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तीनों तो आपको क्या करना, मॉक टेस्ट लगाना है। और यही रास्ता है, कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन प्रैक्टिस प्लस मॉक, आपकी सक्सेस का मंत्र है। ठीक है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं जिससे कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा अगर आप बिगिनर हो तो। अब बात करते हैं अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, जीके, कंप्यूटर और हिंदी की तो रिवीजन करना है प्लस प्रैक्टिस करना है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना है। और मैथ और रीजनिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो क्या करना है, एक मंथ मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, उसमें यही बताऊंगा कि आपको सबसे पहले तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगानी है। ठीक है, जब चैप्टर वाइज आपके मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस फुल मॉक टेस्ट। सबसे पहले ये नहीं कि फुल मॉक टेस्ट लगाना है, अब कैसे लगना वो आप मॉक टेस्ट के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता रहा हूँ कि जीके, कंप्यूटर और हिंदी का आपको रिवीजन करते रहना है प्लस प्रैक्टिस करते रहना है इनकी। ठीक है, अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो। और मैथ और रीजनिंग की रिवीजन फ्यूजन कुछ नहीं करना, आपको ओनली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। जब आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट 1 महीने में सारे के खत्म हो जाएंगे तो 1 महीना जब सारों के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, तो उसके बाद क्या करना, फुल मॉक टेस्ट लगाना, यानी मिक्स, जैसे CI, SI, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस हो गया, जो भी आपके है, नंबर सिस्टम हो गया, इन सब का कॉम्प्लिकेटेड करके फुल मॉक आपको मिक्स वाला लगना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना, कौन सा जो टॉपिक है वो वीक है। अब मॉक टेस्ट के ऊपर चलते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। जैसे आप थोड़ा बहुत सिलेबस कर लिया, माना कि 20% या 30% सिलेबस आपका हो गया, तो आपको वीकली एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 50% हो रखा है तो मॉक टेस्ट 2 लगाने हैं वीक में।
अगर सिलेबस 70% हो रखा है तो 3 मॉक लगाने हैं वीक में। अगर सिलेबस 100% तो एवरीडे मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि माना कि आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, एक मॉक टेस्ट आज आपने लगा दिया, तो सबसे पहले क्या करना, आपको एक बुक डालनी है उसकी, जिसमें आपको ऊपर लिखना मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस की एक बुक डालनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस मॉक में से कितना सीख रहे हो। क्योंकि मॉक दोगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे उसमें जो आपसे नहीं बनेंगे, जिनमें आपको टाइम टेकिंग लगेगी, जिनमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उन क्वेश्चन को ही तो आपको सीखना है, उनको सीख लोगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, वही तो चीज़ आपको यूनिक बनाएगी। तो सबसे पहले क्या करना, आपको मॉक टेस्ट दिया आपने आज, माना कि 100 नंबर का मॉक टेस्ट था, 70 60 50 नंबर आए आपके, तो 50 नंबर आए तो इन 50 का तो आपका हो गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन पीछे 50 क्वेश्चन भी तो बचे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपका निभाएंगे आपके सिलेक्शन में। तो उन 50 क्वेश्चनों को क्या करना है जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं, ये नहीं कि आपने तुक्का मारा और वो सही हो गया तो उसको काउंट नहीं करो। इन 50 में अगर आपने तुक्का मारा है, अगर वो भी सही हुआ तो वो उनको भी इसी में काउंट करना है, ठीक है। और इस मॉक एनालिसिस वाली जो बुक है, इसमें आपको उनको लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको वीक में आप 2 मॉक लगा रहे हो, तो एक मंथ में कितने हो गए, 8 मॉक टेस्ट। और 8 मॉक टेस्ट का आपने एनालिसिस कर लिया, तो 8 मॉक, जब तक आप 8 मॉक देते हो तो आपको ना तो टाइम पे ध्यान देना है और ना ही मार्क्स पे ध्यान देना है कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है और मेरा कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इन 8 मॉक्स में आपको यही देखना है कि मुझे कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। क्योंकि 8 मॉक टेस्ट दोगे, 8 का एनालिसिस करोगे, तो साइड में लिख लेना कि भाई मेरे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से गलत हो रहे हैं, जीके में देख लेना हिस्ट्री के इस पार्ट से गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के इस पार्ट से गलत हो रहे हैं, कंप्यूटर में देख लेना MS एक्सेल से हो रहे हैं, MS ऑफिस से हो रहे हैं, या पावर पॉइंट से हो रहे हैं, या नेटवर्किंग से हो रहे हैं, किससे मेरे क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं। और अपना इंग्लिश में देख लें वो के मेरे सिनोनिम्स में दिक्कत है, एंटोनिम्स में दिक्कत है, वन वर्ड में दिक्कत है, या मैं पैराग्राफ जो अपना पैसेज था उसको नहीं बना पा रहा हूँ, कौन से पार्ट में मेरी दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, अपना जो भी मॉक टेस्ट दो उसके लास्ट वाले जो एक पेज है उसको ब्लैंक रखना है ऐसे। उस ब्लैंक वाले पेज में आपको क्या लिखना है, यही लिखना है कि भाई 4-5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना, और 5 पार्ट में डिवाइड करके उसमें यही लिखना है कि भाई मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपने 5 पार्ट बना दिए, इसमें जीके लिख दिया, इधर रीजनिंग लिख दिया, मैथ लिख दिया, हिंदी लिख दिया और कंप्यूटर लिख दिया। इसमें लिखना है पॉलिटी में मेरी दिक्कत है, मैथ में टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन। हर मॉक का बता रहा हूँ मैं, हर मॉक के लास्ट में फिर जब आपके 8 मॉक टेस्ट हो जाए तो आपको देखना है कि भाई मेरे 8 मॉक टेस्ट में कौन सा टॉपिक है जिसमें मेरे कंटिन्यू क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उसको क्या करना, यूट्यूब पे सबकी मैराथन पड़ी है, आपको पता है। कोई भी जो भी आप टाइम और डिस्टेंस नहीं आ रहा है, लगना टाइम एंड डिस्टेंस मैराथन क्लास, जो भी एक 3-4 घंटे की होगी लेना और पूरी कंप्लीट कर देना। उसको इतनी अच्छे से करना कि उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट आप 8 मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको अपना टाइम और मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। यह नहीं सोचना कि यार मेरे तो 50 नंबर ही आ रहे 100 में से, यार मैं तो दोबारा पढ़ने स्टार्ट कर देता हूँ। बिल्कुल ये गलती मत कर देना। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है और जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका एक ही रीज़न है, वो पढ़ के पूरे आते हैं, 2 या 3 मॉक टेस्ट देते हैं, उनके 50 या 60 नंबर आते हैं 100 में से, और फिर वो सोचते हैं यार मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, चलो वापस चलते हैं फिर से पढ़ते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर ये गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। तो आपको 8 मॉक तक आपकी टाइमिंग और मार्क्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी यही फोकस करना है कि मेरे कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मेरे को इम्प्रूव करना है, बाकी टॉपिक्स तो मेरे कवर है।
ऐसे ऐसे करने से आपका क्या होगी, सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो भी आपका एग्ज़ाम देने का तरीका है वो भी आपके समझ में आ जाएगा कि मेरे को एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मॉक टेस्ट देने का सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको मॉक टेस्ट लगाने कैसे है। मॉक टेस्ट में 1 2 3 4 और 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन से पार्ट को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश वाले पार्ट को अटेम्प्ट करना है। और ये नहीं कि आ नहीं रहा है तो मैं उसी में अटका रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। हिंदी और इंग्लिश हो गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जीके को अटेम्प्ट करना है। जीके के बाद कंप्यूटर को अटेम्प्ट करना है और फिर आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है और फिर मैथ को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स है, 100 मिनट है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट। एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगी, एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगी। तो अगर आप स्टार्टिंग में मैथ करने लग जाओगे या रीजनिंग करने लग जाओगे तो आपको 50 या 60 मिनट तो इधर ही लग जाएंगे, ये दोनों में, और आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या है कि हिंदी और जीके का क्या फंडा रहता है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यह नहीं कि फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, वो इसमें वो नहीं होता ना। तो हिंदी और जीके में आपको जो आएगा वो आएगा। तो इसमें क्या है, जो 20 मिनट इसकी 20 मिनट इसकी है, यानी 20 क्वेश्चन है 20 मिनट है। तो इन 40 क्वेश्चनों को आप 20 मिनट में कर दोगे तो आपकी यहाँ पर 20 मिनट बढ़ जाएगी। कंप्यूटर का यही मामला है कि ये तो है नहीं कि आप इसमें भी फॉर्मूला, इसमें जो आता है तो इसको भी आप 10 मिनट में कर दोगे, यानी 30 मिनट में आपके ये तीनों सेक्शन हो जाएंगे। तो आपके पास पीछे 70 मिनट बढ़ जाएगी और क्वेश्चन बचेंगे ओनली 40। तो फिर 40 क्वेश्चनों को 70 मिनट में करना, यानी थोड़ा मोटिवेशन का काम कर जाएगा। और कभी भी ये हड़बड़ाना नहीं है कि अगर आप पहले हिंदी को अटेम्प्ट करो और पहले 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप सोचो यार मेरे को तो आ ही नहीं रहे हैं। ये कभी भी माइंड में नहीं लाना है। पूरे पेपर को देखना है, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन पढ़ने में कभी गलती मत करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी तो भाई आपके डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन तो आप ओवर थिंकिंग की वजह से ही ग्रोम कर दोगे। और आपको पता है 2-3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें। तो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना। जब आपके 8 मॉक टेस्ट हो जाए उसके बाद से आपको अपने टाइमिंग पे फोकस करना है। और 8 मॉक टेस्ट का एनालिसिस अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपके फिर अपने आप मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यही रीज़न होता है सबसे बड़ा कि जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उनके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस करते ही नहीं है ढंग से। मॉक टेस्ट दिया, हाँ देख लेते हैं ये क्वेश्चन गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, उसको उस दिन तो देख लेते हैं, फिर कभी देखते नहीं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आपने मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो मॉक का एनालिसिस रहता है, तो मॉक एनालिसिस की बुक डाल लेना, उसमें मॉक का एनालिसिस करना। और लास्ट पेज पे मैंने बताया जैसे 5 पार्ट बना लेना कि मेरा ये टॉपिक, इस मैथ का ये टॉपिक अगर मेरा इम्प्रूव है तो इसको छोड़ देता हूँ, ये मेरा है, मेरे क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट हो रहे हैं, ये मेरा वीक है तो उसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में रिवीजन का जो तरीका होता है, जो बिगनर होते हैं रिवीजन का, मैंने बोला ना रिवीजन के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो उसका फॉर्मूला था 1 3 7 4, यानी पढ़ा उस दिन आपको रिवीजन करना है कितनी 10 या 20 मिनट, फिर तीसरे दिन रिवीजन करना है, फिर 7वें दिन और फिर 14वें दिन। अगर 4 बार आपने रिवीजन कर लिया 15 दिन में तो आपका वो टॉपिक आपकी माइंड में है ना अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये रिवीजन का फॉर्मूला था 1 3 7 4, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और चौथे दिन। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको करना है, मैंने बताया अगर आपने जीरो है, एकदम जीरो लेवल पे हो आप, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया आपने एक भी टॉपिक्स को अच्छे से नहीं किया है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो उसमें उस टाइम आपको क्या करना है, आप अभी से, आज से ही मैं बताता हूँ, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। पर डे एक, पर 2 दिन से एक मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस और उसकी एनालिसिस बुक बना लो, ठीक है। आपको कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। 100 दिन बचे हैं, पर डे एक ही कर लेना। 100 दिन बचे हैं, 100 मॉक टेस्ट लगा देना और 100 मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर देना।
मैं गारंटी लेता हूँ आप 70 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही जाओगे, 60 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे, 60 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर जाओगे अगर आपने दिल से 100 दिन 100 मॉक टेस्ट लगा दिए, फुल मॉक टेस्ट तो। और चैप्टर वाइज तो करते ही रहना, चैप्टर हर का एक एक चैप्टर वाइज पर डे का करना ही है। तो अगर आपकी बिल्कुल जीरो तैयारी है, आपको कुछ नहीं आता, और आप, क्योंकि अभी मैं बता दूं आपके अप्रैल है, मई में आपके एग्ज़ाम या फिजिकल चलेंगे, जून में आपके जो फिजिकल के रिजल्ट है वो आगे सबमिट होंगे, और फिर एग्ज़ाम सेंटर का जो भी डिटेलमेंट बोर्ड होगा वो एग्ज़ाम सेंटर के लिए डिटेल करेगा, भाई इतने इतने एग्ज़ाम सेंटर पे हमें एग्ज़ाम करवाना है। तो ऐसे करके आपके जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम होने के चांस है, ठीक है। और वो सटिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में दे दी, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताई है। इससे शानदार स्ट्रेटजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, मैंने अपने खुद हैंड रिटन से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पैटर्न का आपको पता चल ही गया, ठीक है। और इसका ध्यान रखना, क्योंकि आप यहाँ पर पहुँच चुके हो, अभी इतना आपने रास्ता तय कर लिया है, अब जो रास्ता बाकी है उसमें आपको कहीं पे भी भटकना नहीं है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब मैंने बता ही दिया कि आपको मैं यहाँ पर डेली टारगेट दूंगा। डेली टारगेट यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा है ही है, BSF HCM 2025, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली आपको, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। एग्ज़ाम होने के बाद भी कि आप टाइपिंग पे भी आपको मैं बताऊंगा, टाइपिंग भी कैसे करनी है, कब से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, क्या आपको ध्यान रखने हैं, कैसे उसमें एरर काउंट होते हैं, क्या बैक स्पेस अलाउ रहता है या नहीं रहता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पूरी आप जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं हर बुधवार को और रविवार को पोल करवाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। यह अपना BSF HCM 2025, इस पर अभी 270 कैंडिडेट है जो जुड़ चुके हैं, अभी अपने बनाए, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे रूटीन की वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यही थी दोस्तों आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर आपको आपकी भाई की मेहनत अच्छी लगी, मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी ज़रूरतमंद बंदे हैं जिनका फिजिकल हो गया है या जिनका फिजिकल होने वाला है, उन तक ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। यही काम है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं अपने से 10 गुना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स डालूंगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।